नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद तिवारी मैथ्स विद प्रदीप में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा दौर चल रहा है जिससे हम लोगों के मन में कई सारे विचार उठ रहे हैं। जैसे लॉकडाउन की स्थिति हो गई है तो कई बच्चे इस संयोग में हैं या इस चिंता में हैं कि नई भर्तियां नहीं आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि नई भर्तियां नहीं आएंगी, नई भर्तियां आएंगी, बिल्कुल आएंगी। आप लोग इसमें ना रहिए, इस सोच में ना रहिए कि नई भर्तियां नहीं आएंगी, पढ़िए ना। देखो दोस्त, होता क्या है कि जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो एग्ज़ाम के 2 दिन 10 दिन पहले तो सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले जो हम लोग पढ़ते हैं वही असली पढ़ाई होती है। और यहाँ पर मैं आपको सामान्य हिंदी पढ़ाऊँगा, और सामान्य हिंदी एक ऐसा विषय बन चुका है आज के समय में कि किसी भी कंपटीशन में आप देखिए तो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। अब लॉकडाउन की स्थिति है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, लॉकडाउन से आपको क्या मतलब है? सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको। आप ये बताइए कि कभी जो छात्र जीवन होता है वो क्या लॉकडाउन में नहीं होता? आप पढ़ाइयाँ करते हैं तो क्या बाहर टहलते हैं? 10-10 घंटे, 12-12 घंटे आप अपने कमरों में बंद रहते हैं। तो लॉकडाउन आपके लिए हमेशा रहता है। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा नई भर्तियाँ आएंगी। यहाँ पर मैं सामान्य हिंदी आपको पढ़ाऊँगा। बहुत बातें ना करते हुए अपनी टॉपिक को शुरू करते हैं हम लोग। बस इतना आपसे बता दें कि ये जो वीडियो है सामान्य हिंदी की, सामान्य हिंदी मतलब ये हो जाता है कि एक ऐसी हिंदी जो लगभग सभी एग्जामों में पूछी जाती है। जैसे आपका एसएससी कमीशन हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, आयोग हो गया, या टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, ठीक। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और इस बात से आप एकदम निश्चिंत हो जाइए कि जो भी हिंदी में पढ़ाया जाएगा सही, एथेंटिक, और हर वीडियो में आपको एक नई सीख, नया तरीका मिलेगा। इस बात से आप निश्चिंत रहिए। तो सामान्य हिंदी जो होती है उसमें हमको पढ़ना क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं हम लोग। तो इसमें 2 चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं। क्या? पहली चीज़ होती है हमारी हिंदी व्याकरण, और जो दूसरा भाग होता है हमारा वो क्या होता है? तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, विलोम, पर्यायवाची, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक, लोकोक्तियां, मुहावरे, ये सब। और हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना होता है आपको? वर्ण से लेकर आपका उपसर्ग, निपात, प्रत्यय होते हुए कहाँ तक? उपसर्ग तक। तो ये सारी चीजें आपको सामान्य हिंदी में पढ़नी होती हैं। अब बात ये आती है कि कई बार बच्चे कमेंट कर देते हैं, पूछते हैं कि सर हिंदी व्याकरण बहुत कठिन लगता है हमको, समझ में ही नहीं आता। तो आप एक बात मेरी नोट कर लीजिए कि हिंदी व्याकरण जो होता है वो रटने की चीज़ नहीं होती। हिंदी व्याकरण मतलब मैथ। आप समझिए, कभी गलतियां नहीं होगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ना है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे। तो हिंदी व्याकरण का हम लोग अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। क्या? वर्ड। वर्ड शब्द को शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने मैं रखता हूँ। देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि बहुत पहले जो ये हमारा सूर्य था, एकदम दहकता हुआ आग का गोला हुआ करता था। एक बार क्या हुआ कि इसी के पास से एक बड़ा सा ग्रह गुजरा। तो उस ग्रह ने क्या किया कि इस सूर्य को अपनी ओर
खींचना शुरू किया। जब सूर्य ने इसको अपनी ओर खींचना शुरू किया तो हुआ क्या, चूंकि इस बड़े ग्रह की स्पीड बहुत ज़्यादा थी तो इसने क्या किया कि सूर्य से उसका एक छोटा सा गोला ले लिया, अलग कर दिया। और आप लोग जानते हैं, साइंस पढ़े होंगे कि जो सूर्य होता है उस पे, जहाँ पर सूर्य पे सबसे कम तापमान रहता है वहाँ पर भी सूर्य का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा आपको मतलब साइंस पढ़ाने का कदापि नहीं है, बस मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ कि आप वर्ण समझेंगे कैसे, ऐसी विधि कि आप कभी जीवन में न भूलिए। तो होता कितना है टेम्परेचर, 6000 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो जब इसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो इससे भैया वाष्प निकलती है, फिर वाष्प से हमारे बादल बनते हैं, बादल से क्या होती है, बरसात होती है। और जब बरसात हुई, आप जैसे तवे पे पानी डालते हैं तो थोड़ा सा पानी डालते हैं तो थोड़ी सी वाष्प, और ज़्यादा पानी डालते हैं तो और ज़्यादा वाष्प। तो जब इस पे धीरे धीरे बादल बना, पानी पड़ना शुरू हुआ तो क्या हुआ, और वाष्प निकली और पानी बरसा। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे ये ठंडा होता गया, ठंडा होता गया तो हुआ क्या कि कहीं पर समुद्र बन गए, कहीं पर मैदान बन गए और कहीं पर पर्वत घाटी बन गई। फिर कुछ समय बाद जब इस मैदान का जल सूख गया, सिर्फ इस समुद्र में हमारे जल रह गया, समुद्र में जल रहा तो इससे पहले एक कोशिकीय जीव जैसे आपके अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गए, उसके बाद बहुकोशिकीय जीव, फिर धीरे धीरे आगे जब हम बढ़ते गए तो वानरों का विकास हुआ। उसके फलस्वरूप हम मानव बने, मानव का विकास हुआ। तो जब मानव का विकास हुआ शुरू में, तो जो मानव होता था वो बहुत दबा कुंचित, आप अपने आप को समाज में दबा हुआ महसूस करने वाला प्राणी हुआ करता था। जो ये मानव था हमारा, ये क्या था कि समाज में अपने आप को बहुत दबा हुआ महसूस कर रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि इसने अपने ही जैसे किसी और को देखा, इसने कुछ आवाज़ें निकाली। पहले ने अपने जैसे किसी और को देखा, इसने कुछ आवाज़ें निकाली, जैसे अ आ इस तरह की कुछ आवाज़ें निकाली। तो आवाज़ें निकाली, संकेत किए, और संकेत में क्या कहा कि अगर आप और हम दोनों लोग मिल जाएंगे तो क्या होगा कि हम दोनों लोग सुरक्षित रहेंगे। तो दूसरे ने इसकी बातों को सुना, समझा, और इसने भी कहा कि हाँ, हम और आप जब एक हो जाएंगे तो क्या होगा, एक से भले सुरक्षित रहेंगे। आपको अभी अकेले कमरे में सुला दिया जाए, क्या होगा, रात भर नींद नहीं आएगी, और दो लोग हों एकदम बेचैन होकर सोएंगे। तो इसने भी इनकी बातों को सुना, समझा और सहमति दी कि हाँ भैया ठीक है, अब हम और आप एक साथ हो जाएंगे। फिर हुआ क्या कि धीरे धीरे यहीं से हमारा वर्ण का विकास हुआ। जो संकेत थे उन्हीं से वर्ण का विकास हुआ। तो हमारी जो भाषा होती थी वो कैसी होती थी, मौखिक होती थी। कैसी भाषा होती थी, मौखिक, ओरल जिसको हम लोग बोलते हैं। आप भी जानते हैं प्राचीन समय में गुरुकुल में क्या होता था कि विद्यार्थी दूर दराज से आते थे पढ़ने, गुरुजी एक पेड़ के नीचे उनको बैठाकर पढ़ाते थे, वो सुनकर उसको कंठस्थ करते थे, फिर जाके अपने जहाँ से आए रहते थे वहाँ पर वो अपने शिष्यों को और लोगों को बताते थे। तो धीरे धीरे देखा क्या गया कि जो मौखिक भाषा होती है उसका स्वरूप विकृत हो गया। अभी ये बातें जो मैंने आपको बताई, आप इसको अपने मित्र को, अपने दोस्त को, अपने पार्टनर को, अपने छोटे भाई को अगर यही बातें बताएंगे तो क्या होगा, जो मैंने बताया है इससे सेम
बातें आप नहीं बता पाएंगे, कुछ बातें मेरी छूट जाएंगी, कुछ नई बातें आपकी जुड़ जाएंगी। यहीं से फिर भाषा को हमें लिखने की आवश्यकता महसूस हुई। क्या हुई कि भाई लिख दिया जाए जिससे उसका स्वरूप विकृत ना हो। तो यहीं से हमारा किसका निर्माण हुआ? भाषा का निर्माण हुआ। फिर आगे बढ़ते बढ़ते जब भाषा बन गई तो आवश्यकता हमको क्या हुई कि उसको हम लोग लिखें कैसे। तो कुछ जैसे जो संकेत थे हमारे, कुछ संकेत जो हमारे थे, जैसे आ हो गया, ऊ हो गया, का हो गया, ठीक, ये जो संकेत थे। तो अब अगर हमको, अच्छा परिभाषा पे अभी आप ना जाइए, फिर देखिए भाषा का विकास कैसे हुआ। पहला स्टेप क्या हुआ कि कुछ संकेत निकले, जैसे आ, ई, ऊ, री, ठीक, कुछ संकेत निकले। इसको हम लोगों ने क्या कह दिया? वर्ण कह दिया। फिर आगे अब इसका कोई सार्थक अर्थ है? आ, ई, कोई सार्थक अर्थ नहीं है। तो इन वर्णों को मिलाकर हमको एक सार्थक अर्थ बनाने की जरूरत पड़ी। तो दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्या किया कि उससे कुछ वर्णों को मिलाया, जैसे हमने आ वर्ण ले लिया और मा वर्ण ले लिया, इससे एक सार्थक अर्थ निकला आम। इससे क्या बना? शब्द बना हमारा। अब जैसे हमने कह दिया आम, तो सिर्फ आम कह देने से हमारी बातें पूरी तो नहीं हो जाती ना। जैसे हमको और कुछ व्यक्त करना हो तो सिर्फ आम कह दिया तो आप कैसे समझोगे? तो इसके बाद हमको तीसरे स्टेप में क्या हुआ? शब्दों को मिलाकर हमको वाक्य को बनाने की ज़रूरत हुई। जैसे मैं कह दूं आम मीठा है, तो क्या बन गया? इससे वाक्य बनाया हमने। अब मैं कह दूं अगर वाक्य मीठा है, आम मीठा है, एक वाक्य बन गया। तो क्या एक वाक्य से हमारा काम चल जाएगा? अब जैसे मैं यहाँ आया आपके सामने, आपको कुछ बताने, अगर एक ही वाक्य कह के हट जाता तो क्या होता? तो कई वाक्यों को मिलाकर हमको अगले स्टेप में क्या हुआ? भाषा को बनानी पड़ी। तो आप देखिए हम लोग कहाँ वर्ण से चले थे शब्द पर, शब्द से आए वाक्य पर, और वाक्य से आए भाषा पर। अब यहीं से देखिए आपके एग्जाम से 3 क्वेश्चन आपके बन गए। पहला, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्ण से चले थे सबसे छोटी इकाई पर, कहाँ पे पहुँचे? भाषा पे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? सार्थक इकाई क्या होती है? सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। तो सार्थक इकाई भाषा की सबसे छोटी कौन सी होती है? शब्द। दोनों क्वेश्चन बेसिक हैं, बहुत पूछे जाते हैं, बच्चे अक्सर गलत करते हैं। तो आप ध्यान में रखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। अब अगर आपको वर्ण की परिभाषा देनी हुई तो आपके लिए बहुत ही आसान हो गया हमारी समझ से। क्या कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। और मैंने बताया कि जैसे जो वर्ण लिखे गए उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता,
और इसका जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। निश्चित अर्थ नहीं होता। हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है कितनी होती है, वर्णमाला भी इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, तो उसमें इन बातों की चर्चा हम लोग कर लेंगे। अब देखिए, ये परिभाषा हुई वर्ण की। अब वर्णों के संबंध में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। पहली बात क्या होती है कि वर्णों के उच्चारण को ध्वनि कहते हैं। अब आप कहेंगे गुरुजी ये ध्वनि कहाँ से आ गई? तो देखिए, जैसे मैं लिख दूं का, जैसे मैं लिख दूं का, तो अगर मैं का लिख दूं जिसे आप देख पा रहे हैं तो ये वर्ण है, लेकिन अगर ये लिखा ना जाए, सिर्फ बोला जाए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। यूपी ट्रिपल एससी में एक बार पूछ लिया था कि वर्णों के संबंध में सही बात है, विकल्प आपका क्या सही था कि वर्ण गोचर होते हैं जबकि ध्वनियाँ गोचर नहीं होती। अच्छे अच्छों के पसीने छूट गए थे। गोचर मतलब क्या? जिनको हम लोग देख सकें, ठीक? तो वर्ण गोचर होते हैं जबकि ध्वनियाँ गोचर नहीं होती। दूसरी बात क्या होती है वर्णों के विषय में कि वर्णों को लिपि चिन्ह भी कहते हैं। वर्णों को लिप चिन्ह भी कहते हैं। अब फिर आप कहेंगे कि गुरुजी ये लिप चिन्ह की बात कहाँ गई भैया? तो जो लिप चिन्ह होता है, जैसे मैंने वर्ण आपको बताया, तो जो वर्ण लिखा गया उसके लिए हमें किन्हीं लिपियों की आवश्यकता हुई जिनसे हमारा वर्ण बना। तो वर्ण किससे बना? लिप चिन्हों से। इसीलिए वर्णों को हम लोग क्या बोलते हैं? लिप चिन्ह भी बोलते हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा जो है ये किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे जो कुछ भाषाएं हैं और उनके लिपियां क्या हैं। जैसे जो आपकी हिंदी भाषा है इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी और साथ ही साथ संस्कृत और क्या? मराठी। हिंदी, संस्कृत और मराठी, इन भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी जो लिपि है इसका विकास कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी से, ठीक? ब्राह्मी से। जो हमारी हिंदी भाषा और जो हमारी अंग्रेजी भाषा है ये किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन में। जो उर्दू भाषा है हमारी ये किस में? फारसी में। और जो पंजाबी है ये किस में? गुरमुखी में। तो ये कुछ भाषाएं हैं और उनकी लिपियां हैं। अब वर्णों के बाद हम लोग चर्चा करते हैं किसकी? वर्णमाला की। वर्णमाला। तो जब वर्णों को हम लोगों ने देख लिया
तो दिक्कत ये हुई कि जिसका जहाँ मन करे का को पहले रख दें, आ को बाद में रख दें, माँ को कहीं और रख दें, तो बहुत दिक्कत महसूस हुई। तो एक थे हमारे पाणिनि साहब, जिनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है क्या, अष्टाध्यायी। तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारे वर्ण थे उनको सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से एक जगह इकट्ठा करके एक टेबल के रूप में आपको दिया, जिसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। इसीलिए जब बहुत कठिन क्वेश्चन कभी बनाता है तो क्या पूछ लेता है कि हिंदी वर्णमाला का जनक किसे माना जाता है, किसे माना जाता है, पाणिनि को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, देखिए, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कैसा समूह होना चाहिए, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। देखिए ये दोनों शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। वर्ण पहले भी थे, लेकिन पाणिनि साहब ने क्या किया, उसको सिर्फ क्रमबद्ध और व्यवस्थित कर दिया। दो शब्दों से हिंदी वर्णमाला के जनक हो गए। क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में, सीरियल वाइज। और व्यवस्थित का मतलब क्या, कि जैसे मैं लिख दूं का, खा, गा, घा, अंगा। तो व्यवस्थित का मतलब क्या होता है कि जैसे खा का के बाद आएगा, खा के बाद गा आएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं पहले गा लिख दूं, फिर खा लिख दूं, फिर का लिख दूं। तो एक व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए। और क्रमबद्ध मतलब का क्या है कि पहले हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वर आएंगे, उसके बाद व्यंजन आएंगे, व्यंजनों में भी पहले स्पर्श व्यंजन आएगा, ठीक, फिर हमारा अंतस्थ व्यंजन आएगा, फिर ऊष्म व्यंजन आएंगे। तो उनका एक क्रमबद्ध तरीका होना चाहिए। फिर बात आती है जो वर्ण होते हैं हमारे, वर्ण के भेद की। तो वर्ण जो होते हैं हमारे, ये दो भागों में बटे होते हैं। पहला कौन सा, स्वर, और दूसरा व्यंजन। अब जो स्वर होता है ये तीन भागों में बटा होता है और प्रत्येक के तीन तीन उपभाग होते हैं। व्यंजन भी हमारा तीन भागों में बटा होता है। कौन सा, स्पर्श जिनकी संख्या 25, अंतस्थ जिनकी संख्या 4 और ऊष्म जिनकी संख्या 4। तो स्वर और व्यंजन ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।